स्थायी बंदोबस्त सिस्टम अपनाया, उस स्थायी बंदोबस्त सिस्टम को इसलिए लागू किया गया कि इसके पूर्व इजारेदारी व्यवस्था कार्य कर रही थी और इजारेदारी व्यवस्था में काफी प्रॉब्लम्स थी। तो ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई और इस जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था पश्चिम बंगाल में, आपके बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। किसके द्वारा? आपके कर्नवालिस द्वारा। तो अर्थात अगर जमींदार प्रॉपरली टाइम से लगान जमा करके, कलेक्ट करके जमा करता जाता है तो वो वास्तव में एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था। तो स्थायी बंदोबस्त बाद में जमींदारों को स्थायी भूमि का मालिकाना हक भी प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार कॉर्नवालिस ने, जिन्होंने जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के साथ अप्लाइड किया था, वो वास्तव में इन बड़े राज्यों में लागू हो गया और इन राज्यों में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग, 10th पार्ट जो था, 10वां भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11वां भाग स्वयं रखते थे। तो वास्तव में स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो जमींदारों को लगान वसूल करने का पार्ट दिया गया था, जो शेयर दिया गया था, वो वास्तव में उनको दिया गया था कि आपको लगान वसूलने के बदले में 1/11 पार्ट आप ले सकते हो और 10/11 पार्ट आपको कंपनी को जमा करना था। वास्तव में इन्होंने प्रॉपरली निर्धारित किया, लेकिन इसी में करप्शन या भ्रष्टाचार पैदा हो गया। जमींदार स्वयं कभी लगान वसूल नहीं करते थे, जमींदार अन्य व्यक्तियों को कहते थे, अन्य व्यक्ति अपने अवशेष को, अपने शेष को भी उसी में इंक्लूड करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप लगानजीवी वर्ग का जन्म हुआ और ये लगानजीवी वर्ग ही अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बनते चले गए। ठीक है। यदि कोई जमींदार अगर निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था, मान लीजिए आपको एक टाइम दिया गया कि इस टाइम तक आपको जो लैंड रेवेन्यू है, उस अर्थात रेंट जो है यानी लगान है, इसको निश्चित राशि तक नहीं जमा करता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये व्यवस्था भी इसमें लागू कर दिया गया। तो इसलिए जमींदार टाइम टू टाइम क्या करते थे? लगान का कलेक्शन करते थे और वो भी जबरदस्ती लगान का कलेक्शन करने लगे। उनसे ये नहीं मतलब था कि आपके यहाँ बारिश हुई है कि नहीं, आपके यहाँ प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं, इन सारे पॉइंट्स पर वो लोग डिस्कस ना करके डायरेक्ट डिस्कस ये करते थे कि हमको लगान वसूल करना है। तो लगान वसूल करना उनका मुख्य मोटिवेशन रहा। दूसरी जब हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो हमारे पास एक प्रकार के मध्यस्थ थे, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भी हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने, आप याद रखना, कॉर्नवालिस ने लागू किया था जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, लेकिन टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्दर सिविल एग्जाम के लिए बन जाता है। तो यहां पर सिविल सर्विस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जानते हैं। वहीं पर आपके पास रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने लागू किया था और ये व्यवस्था कहां कहां चल रही थी? मद्रास में चल रही थी, बंबई में चल रही थी, असम के कुछ भागों में लागू की गई थी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक स्टेज पे। तो इस प्रकार हम जो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी दिखाई पड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लगभग 51% भूमि आई, यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी उसके अंतर्गत 51% लैंड थी। इसमें रैयत का तात्पर्य होता किसान, किसानों को भूमि का मालिकाना हक था, अर्थात किसान जा करके डायरेक्ट अपना लगान सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते थे, उसमें कोई मीडिएटर नहीं था, अर्थात किसान को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। अर्थात जमींदारी प्रथा से आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन था, किसान अपने लैंड का मालिक था, कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक
चाहे ना हो, आपको एक निश्चित लगान का अमाउंट जा करके गवर्नमेंट को पेबल करना पड़ता था, पेमेंट करना पड़ता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं, बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। ध्यान से आप देखिएगा, इसके पूर्व हमने देखा था कि जितना होगा उसका 10वां भाग आपको क्या करता है, कंपनी लेती थी और देते थे, तथा शेष 1/11 भाग, यानी अगर आपके पास उत्पादन का वहां पर लगान निर्धारित था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का नहीं, बल्कि भूमि की क्षेत्रफल फल के आधार पर अगर आपके पास लैंड है तो आप कल्टीवेशन करिए चाहे मत करिए, आपके यहाँ फसल हो चाहे ना हो, आपको रेंट देना होगा, क्योंकि आपके पास इतनी लैंड है। तो इनको क्रॉप से कोई मतलब नहीं था। ये इसका सबसे डिमेरिट पॉइंट था कि मान लीजिए कोई किसान बीमार है, उसके परिवार में स्थिति अच्छी नहीं है, वो खेती इस साल नहीं कर रहा, फिर भी आपको लगान पेमेंट करना पड़ेगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आपको खेत के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया था और आपको लगान पेमेंट करना ही होगा। ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था से थोड़ा सा इसमें स्टेज ज्यादा था। अगर आपके पास उत्पादन ही नहीं हो रहा तो लगान फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर इसमें लगान का निर्धारण किया गया था और इसमें राजस्व देने का उत्तरदायी कौन था? स्वयं किसान थे। अगर किसान नहीं लगान दे पाते थे तो उनसे भूमि छीन लेते थे। जैसे जमींदारी व्यवस्था को नीलाम करते थे, उसी प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये कहा गया था किसान को मालिक तो बना रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप टैक्स या रेंट को पेमेंट नहीं करते हो तो आपसे हम भूमि को छीन लेंगे। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक पार्ट तो बड़ा अच्छा था कि किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा इसका आलोचना थी या इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट था कि उपज के आधार पर नहीं, बल्कि भूमि के आधार पर लगान का निर्धारण, जो आईएएस एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया। ठीक है, कंपेयर पूछा गया। तो आप रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप जरूर देखिए, क्योंकि अधिकतर आपने जितनी भी मूवीज हिंदी फिल्में देखी हैं, आपने रैयतवाड़ी पर कोई फिल्म नहीं देखी होगी, जबकि जमींदारी पर आपने कई फिल्में देखी। 1990 का दशक, 80 का दशक, वास्तव में जमींदारों द्वारा किसानों पर किए गए शोषण पर ही फिल्में बनी और समाज में उसको लाया गया। तीसरा व्यवस्था आती है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था आती है, ये भी एक प्रकार से बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, जो शासन और इनके बीच में कार्य करते थे। महाल का तात्पर्य होता है गांव। मतलब क्या हुआ कि इसमें पूरे गांव के जितने व्यक्ति हैं, इनके पास जितने खेत हैं, गांव के मुखिया को नियुक्त कर दिया जाता था कि लगान का आप भुगतान करोगे। क्लियर है? यानी संयुक्त रूप से मुखिया रिस्पॉन्सिबल होता था। अब थोड़ा बैक फ्लैश में जाइए और लगान मूवी याद करिए। लगान मूवी जिसने देखा होगा, आप महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान मूवी का निर्माण किया गया था। आप उसमें देखे होंगे कि लगान निर्धारण किया गया था, मुखिया को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था और पूरे क्रिकेट मैच के दौरान मुखिया परेशान दिखाई पड़े थे। अर्थात वो महालवाड़ी व्यवस्था थी कि पूरे गांव का लगान कलेक्ट करके मुखिया को पेमेंट करना था। तो अब आपको काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए कि महालवाड़ी के अंतर्गत संपूर्ण लगान देने का दायित्व जो होता था, पूरे गांव को, एक व्यक्ति को, या तो मुखिया या नियुक्त व्यक्ति, जो भी नियुक्त व्यक्ति हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं पूरे गांव का लगान जमा करवा दूंगा, उनकी जिम्मेदारी होती थी। तो महाल का तात्पर्य गांव होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। एक प्रकार का एमओयू या एग्रीमेंट होता था गांव के मुखिया के साथ कि आप गांव के अंतर्गत कितनी जमीन आती है और इसका लगान आप पेमेंट करोगे, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। ये महालवाड़ी बंदोबस्त था। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। कौन कर सकता था? जब मान लीजिए मुखिया कंप्लेन करता था कि नहीं, ये व्यक्ति हमको लगान नहीं देता है, तो उस व्यक्ति को बेदखल कर देते थे। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था कि पूरे गांव का टोटल प्रोडक्शन कितना है। इसके में टोटल प्रोडक्शन कितना है, वो टोटल प्रोडक्शन के आधार पर टैक्स डिटर्मिनेशन या रेंट डिटर्मिनेशन किया जाता था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब
के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता। तो इसको कौन लागू किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं कि जमींदारी व्यवस्था रखना, मैं खा रही हूँ उसको। उसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं जो होती है उनको लागू करने का श्रेय अन्य जगह पर लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है और थॉमस मुनरो को जाता है। तो अब तू भी खा ले, मैं भी खा रही हूँ और ले आऊंगी बाद में। किसी का माइक बहुत ज्यादा ऑन है, आप थोड़ा सा देखिए। तो आपने देखा 3 पॉइंट्स में अब आपको इस बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारे पास महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था जो हमारे पास पूरे गांव की उपज के आधार पर हमको टैक्स निर्धारित करती थी और इसके तहत भूमि का कुल 30% भाग था, अर्थात एक बड़ा भाग इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आता था। चलो अब नोटेबल पॉइंट पर ध्यान देते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट इसमें निकल के आए, फिल्टर होकर के आए अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस एग्जाम। सबसे पहले आपको बताना होगा कि 3 व्यवस्थाएं चलती थी बिचौलियों वाली। ठीक है, ये बिचौलिया थे जो सरकार और हमारे बीच यानी किसानों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे एंड टैक्स रेवेन्यू अर्थात रेंट रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। पहली व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था को चालू करने का श्रेय जाता था कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को जाता था और इसमें क्या होता था कि लगान जो था वो कंपनी को निर्धारित था, शेष भाग जो था वो वास्तव में किसको निर्धारित था, यानी ये किसान की उपज के एक किसान की कितना उपज हुआ है उसके आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। ये स्थायी बंदोबस्त कहलाता था क्योंकि इनके पास परमानेंट था कि आप इतनी जमीन का लगान वसूल करके हमें दें। ये व्यवस्था स्थायी थी, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। दूसरा हमने बात किया रैयतवारी व्यवस्था, जिसको रैयतवारी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने चालू किया था, थॉमस मुनरो ने, और इसके अंतर्गत एक किसान को मालिकाना हक तो दिया जाता था, जबकि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसी को मालिकाना हक नहीं था। मालिक कौन था? जमींदार था वहां पे भूमि का। जमींदार चाहता था तो किसान को दूसरे खेत को दे देता था, अलॉट कर देता था। तो यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक भूस्वामी जमींदार था। रैयतवारी के अंतर्गत आपके जो भूस्वामी थे किसान तो होते थे, लेकिन अगर आप लगान टाइम पे नहीं जमा करते थे तो आपसे भूमि छीन ली जाती थी। और तीसरी मैंने व्यवस्था बताई आपको महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता पूरे टोटल गांव के प्रोडक्शन के आधार पर रेंट का डिटर्मिनेशन होता था, लगान का निर्धारण किया जाता था तथा गांव के प्रमुख मुखिया को उत्तरदायित्व दिया जाता था कि आप पूरे गांव का लगान हमको सबमिट करिएगा। इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। तो इसमें यही एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लगान का निर्धारण तीनों व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार था, इस पर आप जरूर बहुत अधिक फोकस करिएगा। लगान का पहले तो ये तीनों व्यवस्थाओं के जन्मदाता कौन थे, ये आप पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको लगान का निर्धारण जो था वो किसके आधार पर, जमींदारी के अंतर्गत जैसे कुल उपज, एक किसान की कुल उपज के आधार पर किया जाता था लगान का निर्धारण। रैयतवारी के अंतर्गत जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, चाहे आपका उत्पादन हो या उत्पादन न हो। वही महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल आपका जो लगान होता था वो टोटल गांव की प्रोडक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो इस प्रकार हमने तीनों व्यवस्थाओं को देखा, ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी। अब हमारे पास चैलेंज था इन तीनों व्यवस्थाओं को समाप्त करना ताकि नए प्रकार का भूमि संबंध बने, किसान या काश्तकारों को उनको भूमि दिलाई जाए ताकि ये लोगों की सोच परिवर्तित हो और अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भारत में काम करने के लिए तैयार हो, ताकि देश में टोटल उत्पादन बढ़े और हम लोग गरीबी ही नहीं भूखमरी पर अटैक कर सके। अब यानी आवश्यकता थी हमको संस्थागत सुधार की। संस्थागत सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन की, रैयतवारी उन्मूलन की, महालवाड़ी उन्मूलन की, यानी इन तीनों को उन्मूलन करके हमें वास्तव में एक नया संस्थागत सुधार करना था। तो संस्थागत सुधार के महत्वपूर्ण भाग थे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी का तात्पर्य है इसमें तीनों रैयतवारी एंड महालवाड़ी तीनों शामिल है। रैयतवारी एंड महालवाड़ी तीनों व्यवस्थाओं का उन्मूलन शामिल था कि इसके अंतर्गत सारी जमीन के चुंगल से निकाला जाए, जमींदारों के चुंगल से जो
स्थायी इसके मालिक बन चुके थे और उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि समाज में इक्वलिटी आए और सामाजिक न्याय हमें प्राप्त हो सके। तो पहला हमारा टारगेट था स्वतंत्र भारत में कि क्यों न जमींदारी उन्मूलन को समाप्त किया जाए, अर्थात रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था को क्यों न समाप्त किया जाए और एक प्रकार का नया संस्थागत सुधार किया जाए। दूसरा, मध्यस्थों का अंत कर दिया जाए, जितने ये मध्यस्थ हैं सबको समाप्त किया जाए। और तीसरा, भू स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण, जो काश्तकार जिस खेत में काम कर रहा है उनको क्यों न भूमि हस्तांतरित कर दिया जाए, उस भूमि का मालिक बना दिया जाए। तो शायद अगर ये परिवर्तन हो जाएगा स्वतंत्र भारत में तो देश में समानता आएगी, सामाजिक न्याय आएगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा, गरीबी घटेगी और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा जो एक स्वतंत्र भारत में हमने सपना देखा था। और इसके अलावा क्या था, खेतों के आकार में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार साहब के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो लोग जाकर के खेत का आकार सुधारे। एक ऐसा ढांचा था खेतों का जिसकी प्रोडक्टिविटी लगातार डिक्लाइन कर रही थी। तो इसमें चकबंदी और हदबंदी अनिवार्य हो जाती है। हम दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे कि चकबंदी क्या है तथा हदबंदी क्या है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको हम डिस्कस आगे करते हैं। दूसरा, सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना। तो क्योंकि वास्तव में हमारे पास जो लेबर फोर्स था उनके पास मशीनों की कमी थी, तो वहां पर सबसे ज्यादा हमारे पास टूल्स आता, सहकारी खेती तथा सामुदायिक खेती का बढ़ावा देना। खेतों का उप विभाजन एवं विखंडन को रोकना। आपने देखा होगा परिवार के टुकड़े होते जाते हैं, परिवार संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार भूमि का विखंडन होता चला जाता, विभाजन होता चला जाता और विखंडन तथा विभाजन से कृषि उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती, कृषि उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। आप ये याद रखिएगा पॉइंट। इसलिए कभी भी खेत का विभाजन मत करिए, क्योंकि खेत का विभाजन करने में काफी जमीन मेड़ के रूप में चली जाती है। दूसरा, मशीनों का प्रयोग संभव नहीं होता। आप बताइए, एक चारपाई के बराबर अगर खेत हो तो उसमें ट्रैक्टर कैसे वर्क करेगा? तो उसी प्रकार यदि खेतों का साइज लगातार कम होता चला जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी उत्पादकता कम होती चली जाएगी। जो हमारा टारगेट था उत्पादकता बढ़ाने का, उसके विपरीत हमको टारगेट प्राप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार खेतों का विभाजन तथा विखंडन रोकना भी हमारे पास संस्थागत सुधार के अंतर्गत चैलेंज आया। और लगान की कमी करना था, क्योंकि लगान का रेट बहुत ज्यादा था। इतने अधिक लगानजीवी वर्ग पैदा हो गए जिसके परिणाम स्वरूप हमको उन खेत से उत्पादकता बहुत कम प्राप्त होती थी और लगान के बाद हमारे पास कॉस्ट यानी लागत के बराबर भी किसानों को अनाज नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी लगातार खराब होती चली जा रही थी। तो इसलिए लगान की कमी करना बहुत अधिक अनिवार्य था, क्योंकि याद रखना लगान का ज्यादा दर वास्तव में किसान को हतोत्साहित कर चुका था और किसान ने कहा था कि जब लगभग मुझे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लगान में पेमेंट करना हो, मेरे खाते में कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्योंकि मेरे खाते में कुछ नहीं आ रहा है। और भू धारण अधिकारों की सुरक्षा करना, अर्थात जिन काश्तकारों को जमीन दी गई भू धारण अधिकार के अंतर्गत जमींदारों से, रैयतवारों से, अर्थात महलवारों से भूमि धारण अधिकार जिन काश्तकारों को दी गई उनकी सुरक्षा अनिवार्य थी, क्योंकि उन पर हिंसा होने लगी थी, समाज में उन पर अत्याचार बढ़ गए थे। तो जिनको प्रशासनिक सुरक्षा देना हमारा हक बन गया था। परिणाम इतने संस्थागत सुधार हमारे लिए अनिवार्य हो गए थे एक स्वतंत्र भारत में। अगर इतने सुधार लागू किए जाएंगे तभी भूमि संबंध हमारे अच्छे होंगे और कृषि उत्पादकता तेजी से बढ़ेगी, भूखमरी समाप्त होगी, गरीबी खत्म होगी और बेरोजगारी समाप्त होगी। तो इतने चैलेंज हमारे पास इकट्ठा आ गए जो वास्तव में हमको गवर्नमेंट को बड़े वर्ग से लड़ाई लड़नी थी, जिन्होंने लगभग 1700 से लेकर के अब तक हमारे ऊपर शासन किया था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था हमको दी जो हमारे लिए चैलेंज बन गई थी। संस्थागत सुधार के बाद दूसरी पहलू पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू बात करना होगा हमको, जब ये सब जमीन का सारा बंदोबस्त कर देंगे, जमीन को लेकर के काश्तकारों को दे देंगे, तो दूसरा फेज आता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज आता तकनीकी सुधार का। पहले तो हमको संस्थागत सुधार इंप्लीमेंट करना था और उसके बाद जब संस्थागत सुधार पूरी तरह से अगर अर्थव्यवस्था में लागू हो जाएगा तो दूसरा चरण हमारा होगा तकनीकी सुधार
सुधार का इसके अंतर्गत निम्न कार्य भूमि सुधार के अंतर्गत किए गए। सबसे पहले एग्रीकल्चर का आधुनिकीकरण किया गया। खेतों में क्या होते थे, जो ब्रिटिश हमको ऑर्डर देते थे नील की खेती करने का, लोग मना करते थे, ये लोग कोड़े मारते थे कि आपको खेती कैसे नहीं करना पड़ेगा, नील की खेती, क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज्यादा थी। मसालों की खेती, क्योंकि मसालों की ज्यादा थी। और उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और इंग्लैंड में लगातार कपड़े की डिमांड बढ़ रही थी। हमको कॉटन की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और औने पौने दाम पर हमारा कपास खरीदते थे और ये कपड़ा बना करके इंग्लैंड से लाते थे और हमको बहुत अधिक प्राइस पे बेचते थे। इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना था, हमको उस परंपरा को छोड़ना था। अब हमको जूट, नील तथा जो हमारे पास कपास है इनकी खेती से हट करके हमको मॉडर्न इरा में प्रवेश करना था। मॉडर्न इरा का तात्पर्य होता ऐसी फसलें जो हमको विश्व व्यापार में लाभ दे, जैसे आपका मिंट फार्मिंग, जैसे आपका क्या कहते हैं गेहूं चावल, जैसे आपका गन्ना और जैसे आपका इस तरह कॉमर्शियल क्रॉप। दो प्रकार की क्रॉप होती हैं, एक जो हम लोग कंज्यूम करते खाते हैं, एक जिनका व्यापार करते हैं। तो जो व्यापार करते हैं उन्हें कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। अब चैलेंज ये था कि तकनीकी सुधार तथा कृषि का आधुनिकीकरण करके हमें अपने फैमिली फार्मिंग अर्थात जो अपने लिए फूड ग्रो करते हैं उसके लिए खेती करना था। साथ ही साथ हमें ऐसा खेतों में फूलों की खेती करनी होगी, एलोवेरा की फार्मिंग करनी होगी, ताकि वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करके विदेशी मुद्रा कमाए और हम अपनी आवश्यक वस्तुओं को विश्व बाजार से खरीदे, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इरा में आगे इन फ्यूचर में ग्लोबलाइजेशन तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग कृषि का आधुनिकीकरण कर लेंगे। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उन्नत किस्म हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग करना था, उर्वरक का प्रयोग करना था, कीटनाशक का दवाओं का प्रयोग करना, हमको ट्रेनिंग देनी थी, सुधार करना था। बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी थी, नहर की व्यवस्था करनी थी, नलकूप की व्यवस्था करनी थी। उन्नत उपकरणों को के अंतर्गत तकनीक का उपयोग को बढ़ावा देना था, ट्रैक्टर, हल आदि चीजों का प्रयोग को बढ़ावा देना था। अच्छी भंडारण व्यवस्था को लागू करना था। अच्छी भंडारण व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि हमारे पास देखिए कोल्ड स्टोर या बफर स्टोर न होने के परिणाम स्वरूप आज भी आप देखोगे मंडियों में कितना अधिक अनाज सड़ता है। मंडियों में कितना अधिक अनाज सड़ता है, इसका एकमात्र कारण होता है कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे पास बफर स्टॉक या स्टॉक रूम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको काफी अधिक सफर करना पड़ता है। स्वतंत्र भारत के बाद कई बफर स्टॉक चालू हुए, सरकार ने बहुत अधिक अनाज को खरीद करके इन बफर स्टॉक में रखे, लेकिन आज भी भारत में जितना अधिक अनाज का उत्पादन होता है उसके अनुरूप बफर स्टॉक या भंडारण की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। आज भी हमारा अनाज जब अचानक बारिश हो जाती है या कोई आपदा हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप खराब होता दिखाई पड़ता है। अच्छी वितरण प्रणाली, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में अनाज तो बहुत होता है, लेकिन वितरण प्रणाली दुरुस्त न होने के कारण आवश्यक व्यक्ति यानी गरीब व्यक्तियों तक अनाज जो सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल पहुंचा रही है, वो आवश्यक व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। ये प्रश्न उठ जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये सुधार की आवश्यकता है कि आखिर हमारे पास इतनी अच्छी वितरण प्रणाली क्यों नहीं, जब हमारी मंशा इतनी अच्छी है। हम लोग उत्पादन करते हैं गेहूं को, और गेहूं सरकार खरीदती है और खरीदती आपको बाजार रेट पर है सरकार, और आपको 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल प्रोवाइड करती है, ताकि आपको गरीबी और भूखमरी से सामना आप डट करके कर सके। लेकिन ये वितरण व्यवस्था ने अर्थात जो उनके राशन की वितरित करने वाली दुकानें हैं उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया, जिससे एक सिस्टम फेल हो गया और गरीबी वहीं पर बनी रही, जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने के बाद, प्रोडक्शन बढ़ने के परिणाम स्वरूप टोटल प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी अगर देश में लगातार गरीबी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली, जिसको सुधारना अति अनिवार्य है। ठीक है, तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तकनीकी सुधार तभी लागू होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधार अर्थात भूमि संबंध को सुधारना होगा। तो सबसे पहले तकनीकी सुधार लागू करने से पूर्व हमें संस्थागत सुधार अनिवार्य रूप से करना होगा।
जब संस्थागत सुधार हमारे अनिवार्य रूप से होने लगेंगे तभी तकनीकी सुधार संभव हो पाएगा। तो इसलिए भारत में पहले 2 चरण में संस्थागत सुधारों का प्राथमिकता दी गई, अर्थात जो स्वतंत्र भारत हमारा था, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले संस्थागत सुधार लागू किए गए। जमींदारी उन्मूलन, बिचौलियों का उन्मूलन, लगान का निर्धारण, ये सारे कार्य किए गए। चकबंदी, हदबंदी, ये सारे सुधार संस्थागत सुधारों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे सुधार जब हो जाएंगे तभी तकनीकी सुधार लागू हो सकता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वास्तव में संस्थागत सुधार के साथ साथ तकनीकी सुधार बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जमींदारी तथा मध्यस्थों का उन्मूलन के लिए हमने क्या कदम उठाए। तो जमींदारी तथा मध्यस्थों को उन्मूलन के लिए हमने क्या कदम उठाए, इन पर हम लोग बात करते हैं। भूमि सुधार व्यवस्था का सर्वप्रमुख कार्य जमींदारी या मध्यस्थों का उन्मूलन था। हमारा सबसे पहला टारगेट था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि अर्थव्यवस्था में जो जमींदारी या मध्यस्थ है, मध्यस्थ का मतलब किसान से सरकार के बीच की कड़ी कौन थी, जमींदार। तो इनका उन्मूलन था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून पालन करने में अग्रणी राज्य था, अर्थात उत्तर प्रदेश ने बहुत जल्दी इस प्रकार का जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया, जहां एक विधेयक 7 जुलाई 1949 को प्रस्तुत किया गया और 16 जनवरी 1951 को पहली बार हमारे पास जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हो गया। अर्थात 16 जनवरी, देखिए कितना स्वतंत्रता के बाद, देखिए 49 में हमने संविधान ग्रहण किया और संविधान ग्रहण करने के पश्चात आपने देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी हमारा जो पार्लियामेंट था उसने इस एक्ट को पास कर दिया और 1951 में हमारे पास जमींदारी उन्मूलन एक्ट आ गया। इसके परिणाम स्वरूप बंबई, हैदराबाद और 1949 से 50 के मध्य जमींदारी उन्मूलन किया गया। मध्य प्रदेश व असम में 1951 में, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में 1952 में, हिमाचल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में 1954 से लेकर के 55 में अधिनियम लगातार हर स्टेट ने अपने अधिनियम को पारित किया। देश के लगभग सभी राज्यों में जमींदार, जागीरदार एवं नामदार, जिसको लंबरदार बोलते हो, नामदार बोलते थे, जैसे मध्यस्थों के भूमि अधिकारों को समाप्त किया गया। अर्थात ये जो मीडिएटर थे भूमि के, इनको समाप्त करने का एक्ट लागू किया गया और इनको समाप्त किया गया। एक बहुत बड़ा संस्थागत सुधार था। इन मध्यस्थों के पास देश की लगभग 40% से अधिक कृषि भूमि पर अधिकार था। अर्थात ये लोग से हम लोग 40% भूमि छुटाए और उनको काश्तकारों को प्रोवाइड कराए। इनकी समाप्ति से देश के लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हो गया। 2 करोड़ से अधिक काश्तकारों को, कहिए किसान क्या कहिए, किसान तो थे नहीं बेचारे। 2 करोड़ से अधिक काश्तकारों को फायदा हुआ क्योंकि अब उनको भू स्वामित्व मिल गया, भूमि का अधिकार प्राप्त हो गया था। इनकी समाप्ति से देश के लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा और उन्हें भूमि में स्थायी तथा पैतृक अधिकार प्रदान कर दिया गया, जो सबसे बड़ा कदम था और ये आपका पॉइंट बन जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बन जाता है कि जो हमारे पास जमीन आई जमींदार, उसको क्या किया गया, तो वास्तव में उन्हीं काश्तकार, जो उसमें काश्तकार खेती कर रहे थे, उन्हीं को मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया। दूसरा हमारा चैलेंज था जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना, क्योंकि हमने बताया कि जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत सरकार ने कहा कि अगर किसके पास एक लिमिटेड जमीन है तो उनको हम जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत नहीं लाएंगे। जमींदारों ने रात भर में छोटे छोटे अपने खेतों को, मेड़ को तोड़ करके बड़े खेत में कन्वर्ट कर दिया और सरकार के पास रिपोर्ट रखते हैं कि मेरे पास देखिए एक ही तो खेत है, लेकिन उसका साइज 3 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। तो सरकार ने कहा ये आपने एक खेत तो कन्वर्ट कर दिया, बट ये तो एक लिमिट से ज्यादा है। तो जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया कि नहीं, इतना बड़ा खेत नहीं माना जाएगा। फिर रीडिफाइन किया गया। तो भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रमुख ध्येय था जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना, क्योंकि सारे जो जमींदार थे जिनके पास 3000 बीघे जमीन थी, उन्होंने 30 बीघे में 30 खेतों में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात रात भर मेड़ों को तोड़े और 30 खेतों में 3000 बीघे जमीन को एडजस्ट कर दिए। तो सरकार ने कहा, और रिपोर्ट क्या रख रहा है कि मात्र हमारे पास 30 खेत है जो हमारी खुद की फार्मिंग के लिए सफिशिएंट है,
वास्तव में इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड एक जनरेट किया। तो सरकार ने इस फ्रॉड को समझा और सरकार ने जोतों की अर्थात खेतों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी कि इससे बड़ा खेत हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, उसको नॉमिनी नहीं बनाएंगे। तो उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया। इस कार्य को करने की आवश्यक का कारण प्रथम रूप में भविष्य में जोतों के आकार में वृद्धि करने को रोकना था। ये जो लगातार जमींदार अपने आप को दिखा रहे थे, अरे मेरे पास बहुत कम जमीन है, बहुत कम जमीन है, और ये नंबर अब तक खेतों की संख्या बताते थे लोगों से, ये नहीं बताते थे कि एरिया कितना। ये केवल ये बोलते थे 20 खेत मेरे पास 30 खेत है, लेकिन ये नहीं बताते थे वो खेत का साइज क्या है। ठीक है, खेत का साइज क्या है ये नहीं बता देते, तो सरकार को उच्चतम सीमा निर्धारित किया गया और जमींदारों की खेतों की नपाई की गई और परिणाम स्वरूप जितने लिमिटेशन रखी गई थी 30-40 खेतों की, उसके बाद जितनी जमीन बची उसको जमींदारों से छीन लिया गया। ठीक है, पहले तो जमींदारी उन्मूलन ऐच्छिक किया गया। ऐच्छिक का मतलब होता है अगर आप सम्मान पूर्वक आपके पास एक्सेस जमीन है, आप अपने स्वयं कास्ट का मतलब ये कहा गया कि स्वयं कास्ट का मतलब अगर आप स्वयं खेती करना चाहते हो तो उतनी जमीन रख लो, लेकिन अन्य जमीन को स्वेच्छा से समर्पित कर दो। तो जैसे आप 50 बीघे खेत में आप काम करना चाहते हो तो 50 बीघे अपने पास रखो, बाकी 3000 में 50 बीघे माइनस करने के बाद आप इतनी जमीन को हमको स्वेच्छा से दान कर दो, जिसका हम भुगतान भी करेंगे। ऐसा नहीं था रसिया में जो जमींदारी उन्मूलन किया गया रूस में, वास्तव में वहां कोई भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ये हमारे अधिकारों के विरुद्ध है। अगर जमींदारों से 2900 बीघे जमीन हम ले रहे हैं तो उसका भुगतान करेंगे, भले किस्तों में भुगतान करें। इन फ्यूचर का हम चेक या बॉन्ड जारी कर दें कि फ्यूचर में आपका भुगतान होगा, लेकिन अगर आप स्वैच्छिक जमींदारी उन्मूलन को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी जमीन का मूल्य हम भुगतान करेंगे। और जिसको फ्यूचर बॉन्ड के रूप में दे दिया गया कि फ्यूचर में ये बॉन्ड जनरेट कर रहा है, ये बॉन्ड आपका मेच्योर होता जाएगा, इस मेच्योर बॉन्ड से आप फ्यूचर में अपनी भूमि का मूल्य लेते चले जाइएगा। ऐसे नहीं हम आपसे जमीन डोनेट करा रहे हैं या स्वेच्छा से। तो जिन जमींदारों ने अपनी भूमि को दे दिया स्वेच्छा से, उनको उन जमींदारों को सरकार ने वास्तव में गौरवान्वित किया और उनको एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी प्रदान किया कि आपने भारत के इस महान कार्य में अपना योगदान दिया है और आपकी इच्छा शक्ति ने अन्य जमींदारों को प्रेरित किया है। परिणाम स्वरूप आपको हम सर्टिफाई करते हैं, आपको हम सम्मान प्रदान करते हैं। तो इनको सम्मान पत्र भेजा गया, सरकार ने इनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जिन जमींदारों ने वास्तव में प्रॉब्लम जनरेट किया, जिन जमींदारों ने, उनके साथ सरकार ने वास्तव में बड़ा कठोर रवैया भी अपनाया, उनसे वास्तव में जमीन छीनी गई। और इन जमींदारों ने यहां तक किया कि भूमि रिकॉर्ड्स को गायब करने की काम भी किया। जहां पर भूमि रिकॉर्ड्स रखते थे, हमने बताया कि वर्तमान दृश्य में हम देखते हैं कि ऑनलाइन सारी भूमि रिकॉर्ड्स है। उस समय हमारे पास जो तहसील होती थी या जो हमारे पास जिला स्तर का होता था, वहां पर भूमियों को के रिकॉर्ड्स को रखे जाते थे। और कहीं कहीं तो हमें ये डेटा भी प्राप्त होता है कि भूमि रिकॉर्ड नष्ट करने में जमींदारों ने बहुत अधिक भूमिका निभाई। आगजनी या अन्य तरीकों से वहां पे भूमि के आंकड़ों को नष्ट किया गया ताकि पता ना चले कि उनके पास इतनी अधिक जमीन है। तो कुछ जमींदार थे जो वास्तव में देश के सरकार का सपोर्ट कर रहे थे और जमींदारी उन्मूलन में आगे आए, लेकिन कुछ एक जमींदार थे जो वास्तव में भूमि रिकॉर्ड नष्ट करना, आगजनी करना, काश्तकारों को मारना, गुंडाई करना और अर्थव्यवस्था में अराजकता फैलाना उनका आदत पड़ गई थी। तो सरकार इनके साथ सख्ती से पेश आई और वास्तव में इनसे जबरदस्ती जमींदारी उन्मूलन किया गया। तो इस प्रकार दूसरी बड़ी जोतों का अतिरिक्त भूभाग को लेकर के भूमिहीन में वितरित कर सामाजिक न्याय करना था, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी कि जितनी जमींदारों से उच्च सीमा की जमीन प्राप्त हो रही थी, खेतों के एक निश्चित आकार के बाद जो जमीन प्राप्त हो रही थी, उस जमीन को भूमिहीन किसानों के मध्य बांटने का टारगेट इन्होंने रख दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके लाभ क्या हुए। उच्च जोत सीमा निर्धारण के लाभ। उच्च जोत सीमा के निर्धारण के लाभ से हमें यह पता चलता है कि जो अर्थव्यवस्था में असमान वितरण था भूमि का, एक के पास 3000 बीघे जमीन थे, दूसरे के पास एक भी बीघे नहीं जमीन था, इस प्रकार जो हमारे संपत्ति का समान वितरण हो गया और समाज में समानता लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया।
इस प्रकार जिनके पास भूमि नहीं थी उनको इस भूमि को बांटा गया और दे दिया गया। भूमि अधिकार से प्राप्ति राजनीतिक जागृत लोग बड़े अलर्ट हो गए और लगता है कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस फैल गया। बड़ा लोग एक वर्ग समाज का बहुत खुश था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण में सफलता सिद्ध हुई। अर्थात अब हमको लगने लगा कि नहीं, हम स्वतंत्र भारत में एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और एक नया राष्ट्र ऐसा होगा जहां पर सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता वाला देश हम कह सकेंगे। मध्य एवं छोटी जोतों की स्थापना से लोगों में समानता आ गई। छोटी छोटी जोत बनाई गई, छोटे छोटे खेत बनाए गए और उन खेतों में लोगों में खुशियों की लहर आ गई कि इन छोटे छोटे खेतों में हम काम कर सकते हैं, मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं और वो लोग दिलो जान से उन खेतों पे काम करना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समानता आ गई और लोगों की खुशियों के कारण प्रोडक्टिविटी भी तेजी से बढ़ी। लोग दिन रात अपने खेतों में काम करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा वातावरण बन गया और सहकारी खेती का यही आधार बन गया। यही सहकारी खेती का आधार बन गया। मध्य एवं छोटे जो श्रम प्रधान होते हैं इन पर लेबर लगाना इजी होता है। याद रखना, बड़ी जो होती है, जो बड़ी बड़ी जोत होती है, अमेरिका में आप चले जाइए, वहां पे खेत का आकार बहुत बड़ी होता है। तो वो अधिकतर पूंजी प्रधान देश में ऐसा होता है जहां पर पूंजी अधिक होती है। अमेरिका के पास बहुत अधिक पूंजी है, वहां पर बड़ी जोती है। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहां पर दवाओं का छिड़काव सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत के पास बहुत अधिक पॉपुलेशन थी और इस पॉपुलेशन को रोजगार भी प्रदान करना था और रोजगार के साथ साथ वास्तव में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना था। इसलिए हमको मध्यम तथा छोटी जोत यानी छोटे खेत एक्सेप्ट करना मजबूरी थी और वास्तव में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, जो मशीनीकरण पर अंकुश लगाकर रोजगार में वृद्धि का द्योतक थी। अगर हम छोटी जोत को के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, आपको बहुत अधिक मिलेगा कि अमेरिका में बड़ी जोत है, यूरोपियन कंट्री में बड़ी जोत है, तो आप भारत में अगर जमींदारों ने बड़ी जोत को कर दिया तो क्या प्रॉब्लम किया। लेकिन श्रम प्रधान देश में बड़ी जोत सक्सेस नहीं है। जोत की उच्चतम सीमा व्यक्ति के पास भूमि की उपलब्धता को कम करता है। अगर हम एक लिमिटेशन कर देते हैं सीमा कि इससे बड़ा खेत नहीं होगा, तो नजर में आने लगा सरकार को और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, छोटी जोत बताएं। और छोटी जोत में गहन कृषि होती है। गहन कृषि का मतलब होता है कि उसकी उत्पादकता को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाने में हमको सफलता मिल गई। उच्चतम जोत की सीमा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। ठीक है, और जो एक ही व्यक्ति के पास पावर सेंट्रलाइज हो गई थी, जिसपे जोत की सीमा नहीं थी, जब हमने जोत की सीमा निर्धारित कर दिया तो पावर डिसेंट्रलाइज हो गई, अर्थात विकेंद्रित हो गई और सभी काश्तकारों के पास सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, इस पे कहा, एक मिनट। हाँ, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत हमने ये देखा कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जिन भूमि को हमने लिया, उस भूमि को काश्तकारों के बीच में
जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये वास्तव में इनको मालिकाना हक मिल गया। जब मालिकाना हक मिल गया तो वास्तव में ये समाज में एक सक्रिय भूमिका अब निभाने लगे थे और आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य भाग बन करके हमारे पास सामने आ गए। तो अब हमारे पास ये स्थायी काश्तकार जो थे वो वास्तव में स्थायी काश्तकार के रूप में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास भूमि का मालिकाना हक मिल गया। अब भूमि का मालिकाना हक मिलने के परिणाम स्वरूप ये जो काश्तकार थे अब स्थायी भूमि या किसान बन गए और इनके पास अब ये कन्फर्म हो गया कि मेरे पास एक लैंड का बहुत बड़ा पार्ट सदैव मेरे पास रहेगा। तो उसमें उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ऐच्छिक काश्तकार थे। ये काश्तकार थे जिन्होंने जमींदार कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता था। तो इन ऐच्छिक काश्तकारों को भी हमने भूमि प्रोवाइड किया गया और उसी की तरह हमारे पास उप काश्तकार की भी एक श्रृंखला देखने को मिली। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का प्रमुख उद्देश्य था काश्तकारों पर भूमि पर कानूनी रूप से स्थायी अधिकार प्रदान करना था। ये जो काश्तकार थे जो अस्थायी रूप से काम करते थे, काश्तकारी व्यवस्था सुधार में अगर हम बात करें तो इनका एकमात्र सुधार जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इनको भूमि पर मालिकाना हक या कानूनी रूप से स्थायी हक प्रदान करना था। तो इस प्रकार भूमि पर कानूनी रूप से स्थायी अधिकार इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। साथ ही बीमार, अपंग, विधवा, असमर्थ, सैनिक आदि जो स्वयं खेती नहीं कर सकते थे वे पट्टे पर, हाँ, काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत एक सरकार ने शर्त रखी थी कि आपको हम भूमि का मालिक तो बना रहे हैं, भूमि का मालिक बना रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत कर देना कि आप मालिक बनते ही आप एक काश्तकार ढूंढ करके खेती करवाने लगना। ठीक है, काश्तकारों को ये ना लगे कि नहीं अब हम तो किसान मालिक बन गए हैं और अपने आप को जमींदार जैसा ट्रीट करने लगे। ऐसे आपको नहीं करना। आपको भूमि का मालिक हम उसी शर्त में बनाएंगे कि अगर उस खेत में आप स्वयं खेती करोगे। आप ऐसा ना कर दो कि पट्टे पर उठाने लगो। एक काम करो, बटाई तो उठा दो और आप भूमि का मालिक बन गए हो तो अब आपको खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस कानून में ये जो रूल था, इस रूल से केवल छूट थी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अपंग है, विधवा औरत है, असमर्थ है कोई व्यक्ति या सैनिक है, देश के लिए सेवा करता है, तो वो व्यक्ति अपने खेत को काश्तकार या पट्टे पर उठा सकते थे। तो इनको सरकार ने केवल छूट दी कि काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत आप भूमि के मालिक भी रहोगे और अपने खेत को पट्टे पर उठा सकते हो। ये छूट इन्होंने दी। शोषणात्मक कार्यों पर रोक लगाने हेतु जमींदारी अधिनियम में काश्तकारी व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए। लगान का नियमन, अब लगान का नियमन कर दिया गया। जो लगान की दर बहुत ज्यादा थी अब इसके अंतर्गत लगान 20% मिनिमम तथा मैक्सिमम 25% कर दिया गया, जो संपूर्ण लगान का 1/4 से लेकर के 1/5 के बीच में रहता है। भूधारण की सुरक्षा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य किया गया कि जो काश्तकार थे, जिन जमींदारों से लेकर के इनको हमने जमीन दी थी, वास्तव में इन पर काफी अधिक क्या हुआ था, अटैक या शोषण का कार्य किया जा रहा था। तो इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो सुरक्षा ताकि इनकी भूमि से इनको बेदखल ना किया जा सके, क्योंकि जमींदार काफी अधिक नाराज थे और ये भूधारण प्रणाली में काश्तकारों नाराज थे। ये इनसे इनका पट्टा या अन्य बहानों से कहते थे आपका कर्ज हमारे ऊपर बहुत बाकी है, परिणाम स्वरूप आप अपने खेत को हमको बेच दो। तो इस प्रकार का कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम आती थी तो उसको सरकार टैकल करती थी, देखती थी और समझती थी। तो इस प्रकार भूधारण की सुरक्षा करती थी। काश्तकारों की भूमि से स्वामित्व से 3 प्रकार से दिया गया था। काश्तकारों को दूसरे से जो दूसरों की भूमि जोत रहे थे या स्वयं की भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था, इन जमीन के मालिक को मुआवजा देने को कहा गया था कि अगर आप दूसरे की जमीन पे खेती कर रहे हो तो आपको वास्तव में जो जमीन पे खेती कर रहे हो उसको मुआवजा देने की बात कही गई। न देने पर सरकार ने वसूली का दायित्व लिया। ये व्यवस्था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की गई थी। यानी जो काश्तकार दूसरों की भूमि जोत रहे थे उन पे ये लागू किया गया था। सरकार ने स्वयं भूमि का मुआवजा मालिकों को प्रदान किया तथा काश्तकारों से बाद में किस्तों में लिया गया कि आप ये मुआवजा आप हमको देंगे। ये व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई। सरकार ने काश्तकारों से सीधा संपर्क बनाया, ठीक है, और उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि वो भूमि का पूरा मूल्य देकर के स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करें। अगर मान लीजिए कोई काश्तकार चाहता है कि मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं मालिक नहीं बनना चाहता हूं, तो वो मुआवजे वाली परिपाटी भी यहाँ पर चालू की गई थी। सरकार को लगान देते। इस प्रकार व्यवस्था केरल और उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी।
अब हमारे पास जो बात आती है चकबंदी, जो सबसे ज्यादा सुधार था चकबंदी की। चकबंदी के अंतर्गत ये कहा गया कि जो हमारे पास छोटी छोटी बिखरी जोतें हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देना चकबंदी कहलाता था। तो चकबंदी दो प्रकार की थी, एक ऐच्छिक चकबंदी थी, एक अनिवार्य चकबंदी थी। तो ऐच्छिक चकबंदी लोगों की इच्छा पर निर्भर करता था और जहां पर ऐच्छिक चकबंदी लागू की गई थी वास्तव में वहां पर चकबंदी के रिजल्ट बहुत खराब आए, लेकिन जहां पर अनिवार्य चकबंदी की गई थी वहां पर वास्तव में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। ये कानूनी रूप में था कि आपको अपनी भूमि को चकबंदी के अंतर्गत देना ही देना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने काफी विरोध किया कि ये मेरे दादाजी की जमीन है, इसको हम चकबंदी के अंतर्गत नहीं देंगे, इस पे हमारे पुरखे जिए। इस प्रकार भूमि से मोह लोगों को चकबंदी से दूर कर दिया, जो वास्तव में संस्थागत सुधारों में एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। और ये इसकी शुरुआत 1928 में आंशिक चकबंदी के रूप में मध्य प्रदेश में हुई थी। अगर चकबंदी की बात करें कि कब से अनिवार्य चकबंदी लागू हुई, तो 1928 से प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में आंशिक रूप में, और 9 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल में चकबंदी कानून आज भी नहीं है। बाकी सभी राज्यों में चकबंदी कानून का अंतर्गत चकबंदी की जा रही है वर्तमान में भी, यानी सारे राज्यों ने सपोर्ट किया। बट ये राज्य 9 राज्य हैं जहां पर चकबंदी कानून आज भी अनिवार्य चकबंदी कानून नहीं लागू किया गया, जो वास्तव में संस्थागत सुधारों में आज भी हमारे पास कलंक ही कहा जाए तो कम नहीं होगा। पंजाब व हरियाणा में चकबंदी का कार्य पूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भी 90% चकबंदी का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। भूमि सुधार के प्रबंधन, भूमि के प्रबंधन में सुधार कि हमारे पास जो भूमि आई उसका अब रिकॉर्ड प्रॉपर रखा जाए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उसकी रजिस्ट्री करना, ठीक है, बैनामा करना, ताकि इन फ्यूचर में कभी हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए जो जमींदारों ने हमारे साथ प्रॉब्लम जनरेट की, ताकि हमको रिकॉर्ड पता रहे कि किस कहां पे जमीन कितनी है और उसके आधार पर सरकार मैनेजमेंट का कार्य कर सके। इसके अलावा सहकारी खेती, सहकारी खेती से आता है किसानों द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त रूप से खेती करना। ठीक है, आप बता देते हैं सहकारी खेती के अंतर्गत क्या होता है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर करने में, आप हमारा सपोर्ट करिए, ये सहकारिता कहलाती है। गांव में आप देखे होंगे कि गांव में जब धान लगाने की प्रक्रिया होती है तो धान लगाना की स्पीड महिलाओं की सबसे ज्यादा होती है, तो गांव की सारी महिलाएं या एक ग्रुप होता है, एक पंच होता है इनका, ये महिलाएं एक निश्चित खेत पर जाती है और एक दिन में पूरे धान लगा करके चल देती है, फिर दूसरे खेत को सेलेक्ट करती है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य को विभाजित करके जब कार्य किया जाता तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग सहकारी खेती कहते हैं। और चीन में जो था संयुक्त खेती का परंपरा बहुत ज्यादा है, चीन में संयुक्त खेती बहुत अधिक रूप में लागू की गई है, ताकि अर्थव्यवस्था में कम लागत से, ये क्यों लागू किया जाता, ताकि कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। तो गांव में आज भी सहकारिता को लोग अपनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो उसके खेत पे काम करता है, पूरा मोहल्ला एक व्यक्ति के खेत पे काम करता है, अन्य व्यक्ति दूसरे खेत पे काम करते हैं। इससे कम लागत में, लागत बिल्कुल कम होती है, भाई हमको श्रम का दाम करना है, दूसरे ने हमारे खेत पे काम किया, हम उसके खेत पे काम करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लागतें कम हो जाती हैं और उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार कास्ट सहकारी खेती के अंतर्गत सामूहिक सहकारी खेती, उन्नत सहकारी खेती और संयुक्त सहकारी खेती के अंतर्गत हमारे पास सहकारी खेती को हम लोग इस रूपों में स्वीकार की। भूमि सुधार कार्यक्रमों की अगर हम आलोचना की बात करें तो आजादी मिलने से भूमि सुधार कार्यक्रमों के जिन अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन हम लोगों ने किया, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया, काश्तकारी उन्मूलन को हमने देखा, लगान का नियमन हमने देखा, सहकारी कृषि को हमने देखा, चकबंदी देखे, पट्टे की यानी कास्ट सुरक्षा जो कहते हैं ना, भूस्वामी सुरक्षा जैसे कार्य किए गए, जिसके आधार पर भूमि सुधार कार्यक्रमों की वर्तमान में बहुत अधिक प्रशंसा भी की जाती है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भूमि संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित है कि भारत में भूमि सुधार के हाल के अधिनियम संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतने अधिनियम कहीं भी नहीं बनाए गए और इतना बड़ा टास्क या कार्य केवल भारत सरकार ही पूरा कर सकती थी, अन्य देशों के बस का ये कार्यक्रम नहीं था। तो इस प्रकार जो आज आपका ये लेक्चर था, ये भूमि सुधार, हमने कल के लेक्चर्स में आपको सिखाया कि भूमि सुधार की आवश्यकता स्वतंत्र भारत में क्यों पड़ी, तो वास्तव में एक ही नीड थी, भुखमरी और गरीबी, और भूमि संबंध शोषण बन करके रह गए थे।
हमारे यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में आने लगे, फिल्मों में इनका प्रयोग करने लगे, क्योंकि शोषण की दर लगातार बढ़ती गई। इस प्रकार से संस्थागत सुधार अनिवार्य था और उसके साथ ही साथ तकनीकी सुधार अनिवार्य था। तो भूमि सुधार के अंतर्गत ये दोनों सुधार को हम लोग शामिल करते हैं और आज के हमने लेक्चर्स में देखा कि कैसे जमींदारी उन्मूलन किया, जमींदारी क्या होती है, रैयतवाड़ी क्या होती है, मालवाड़ी क्या होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी आज देखा कि किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया गया, चकबंदी, लगान का नियमन, कास्ट सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि का आवंटन स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे कार्य की किस प्रकार से सराहना की, आपने इस लेक्चर में देखा। तो ये लेक्चर आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपको कुछ इंटरनेट के कुछ आपको ग्रुप में नोट्स भी प्रोवाइड की गई होगी, कुछ थोड़ा बहुत अभी और भी पार्ट इसका होता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। बट हमें ये उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के माध्यम से अपने स्वतंत्र भारत का खाका शायद देखने को आज आंखों देखा हाल मिल गया होगा, भले आपने जन्म उस समय नहीं लिया होगा, तो लेकिन आपको उस विषम परिस्थितियों की आज झलक यहाँ पर दिखाई पड़ी होगी। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और हम सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं प्रश्न